अशोक ने भारत में क्या लगवा दिए? शिलालेख। ठीक है, अशोक ने शिलालेख लगवाए। उन शिलालेखों की खोज सबसे पहले इस समय हुई 1750। 1750 में इसकी खोज करने वाले एक विद्वान थे, उस विद्वान का नाम था टिफेंटला। तो अशोक के शिलालेखों की सबसे पहले खोज किसने की? टिफेंटला ने। कब? 50। ठीक है, 1837 अशोक के शिलालेखों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति, और उस सबसे पहले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। कौन सा व्यक्ति था? जेम्स प्रिंसेप। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। अशोक के शिलालेख टोटल कितनी लिपियों में है? 4। सबसे पहली लिपि का नाम अभी बताया था, कौन सी? ब्राह्मी। दूसरी लिपि का नाम खरोष्ठी, तीसरी लिपि ग्रीक, और चौथी लिपि का नाम है अरामेई। तो टोटल लिपियां कितनी हो गई? 4। ठीक है, इनको समझने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, आप एक बार एरो के माध्यम से समझो। ये भारत की उत्तरी दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, है ना। तो इस उत्तर को और पश्चिम से मिला दिया। यहाँ पर कौन सा देश है वर्तमान? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान, है ना। दूसरा देखो, यहाँ भारत से एक देश अफगानिस्तान, उसकी 83 किलोमीटर सीमा मिलती है ना। तो वो यहाँ से शुरू होकर और इस साइड ये अफगानिस्तान, यहाँ पर भारत के एक देश है जहाँ आपका वीजा नहीं लगता, नेपाल। कौन सा है? नेपाल। अब देखो टोटल देश कितने? 4। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लिपि कितनी? 4। देश कितने? 4। ठीक है, वर्तमान भारत में अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए वो सभी शिलालेख कौन से लिपि में? समझ में आ गया? ठीक है, बस एक आंध्र प्रदेश का जिला है कर्नूल, और कर्नूल जिले के अंदर एक शिलालेख अशोक ने लगवाया, कौन सा? एकमात्र संपूर्ण भारत में अपवाद लगवा दिया, जो कौन सी लिपि का? अब इसको आप भूल जाओ एक बार, अपवाद को भूल गए तो सामान्य आपको ध्यान रहा कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, है ना। अब दूसरा देखो, वर्तमान क्या है? पाकिस्तान। भारत के साथ नेपाल भी आ चुका है, दोनों देश आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर लिपि कौन सी है? खरोष्ठी। पाकिस्तान की से प्राप्त शाहबाज गढ़ी और मानसेरा दोनों शिलालेख कौन सी लिपि में? खरोष्ठी। ऊपर कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अशोक का एक शिलालेख जिसका नाम ये है, मुस्लिम नाम है, इसलिए डैश देकर लिखना होगा। कौन सा है? एकमात्र शिलालेख 14 में से जो एक साथ कितनी लिपियों में लिखा गया? 2। कौन कौन सी लिपि? ग्रीक और अरामी। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उससे पहले मैं उसको एक बार पढ़ा रहा हूँ, फिर मुझे आंसर बताना। अशोक ने एक शिलालेख लगवाया अंबाला में। अंबाला कौन से स्टेट में है? हरियाणा में, है ना। अंबाला में एक गांव था, उस गांव का नाम था टोकरा। आज भी है ये गांव। कौन सा गांव? टोकरा। ठीक है, जब मुसलमानों का शासनकाल आया, कितने लंबे समय के बाद, तो एक राजा मुसलमानों में हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के उस शिलालेख को अंबाला के टोकरा गांव से उखड़वाया, और उखड़वाकर उसको लाकर लगा दिया कहां पर? दिल्ली। कहां लगा दिया? दिल्ली। पहले कहां था? फिर कहां लगाया? दिल्ली। आगे नाम जोड़ दो, शिलालेख पूरा नाम करो, दिल्ली टोकरा शिलालेख। हो गया ना। दिल्ली टोकरा शिलालेख की सबसे पहले खोज किसने की? कब की? 1750। हो गई। अब ये उसको पढ़ नहीं पाया, 87 वर्ष बाद एक राजा ने उनको पढ़ा, 1837। और 87 वर्ष बाद एक विद्वान ने जब उसको पढ़ा था, वो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले किसको पढ़ा? क्वेश्चन पूछ लो आप, जो आया हुआ है मैं उसी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ।
1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की कौन सी लिपि का अध्ययन किया? ग्रीक और अरामीय। एक बात बताओ, 12:15 हो चुके हैं, ठीक है, टाइम बहुत खराब है। मैं भूत भूतनियों को तो नहीं पढ़ा बताओ भाई, दिखाई दे रहे हो? अरे सोचो एक बार, इसका आंसर तो जब मैं पूछ रहा था ना, उसी समय आपकी जुबान पर होना चाहिए था। अभी मैंने ये आसान करने के लिए तभी बताया था। वर्तमान भारत, पहले तो एक बात बताओ, दिल्ली अफगानिस्तान में है क्या? आपके हिसाब से तो वही है। दिल्ली में कौन सा शिलालेख? दिल्ली टोकरा शिलालेख। पढ़ा किसने? प्रिंसेप ने। वर्तमान भारत में अशोक के, आप भूल जाओ ये जो अपवाद बताया था, कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो सर्वप्रथम कौन सी लिपि का अध्ययन किया था? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब यहीं से लगाओ। 1837 में कैप्टन बर्ड, कौन सा है? कैप्टन बर्ड। इसने तो यहाँ पढ़ा था उनको। कैप्टन बर्ड ने पीचक की डोंगरी के ऊपर एक शिलालेख की खोज की, भाबरू शिलालेख। कौन से शिलालेख की? भाबरू शिलालेख। और इसको कहाँ ले गया? कलकत्ता। वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय के अंदर रखा हुआ शिलालेख कौन सा है? भाबरू शिलालेख। इस पर अशोक ने बौद्ध धर्म का त्रिरत्न लिखवाया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, अभी नाम लिखा था, संगम शरणम गच्छामि, बुद्ध धर्म और संगम। इसलिए बौद्ध धर्म का केंद्र भी कौन सा था? बैराग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, यूनानी सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? 2 जगह से, और दोनों नाम बताने हैं, क्योंकि मैंने परसों दोनों नाम बताए थे आपको। कल से ऑप्शन मेरे पास है, बताओ क्या? डंडा लेके आओ। हाँ, इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं, क्योंकि आप मुझे बहुत हल्के में लेते हो। हाँ, जैसा बजट है ना आप वैसे ही लेते हो कि बहुत हल्के से, इसलिए मोबाइल गिर जाए वो। सबसे पहले आपको बताया था जिसका नाम था बैराग, और बैराग से यूनानी शासक मीनांडर की आहट मुद्रा है, बताया था। और दूसरा आपको बताया था आहट, नाम बताया था कि अगर देवता करना हो तो यूनानी देवता अपोलो के चित्रांकन वाली आहट मुद्राएं आहट से था। इसलिए यूनानी सभ्यता का केंद्र भी कौन सा था? बैराग। ठीक है, बैराग की खोज किसने की? ये क्वेश्चन तो बता दो कम से कम। कुछ बोलना ही था। दयाराम साहनी ने, और दयाराम साहनी ने 1936 में किसकी खोज की थी? बैराग। अब लास्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, कृपया करके मेरा उद्धार कर दीजिए, आपके प्रश्नों से होगा। ठीक है, बैराग सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? भूकंप से तो काफी होगा हुआ। आपने सोच लिया मास्टर की मुक्ति ना हो। हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने भूकंप से कालीबंगा थी। हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने कौन सी सभ्यता का विनाश किया था? बैराग। तैयारी काम करो। एक बात बताओ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लिखवाया नहीं था, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, पढ़ाया तो बहुत आसान तरीके से, तो कम से कम 10% या 15%, 20% तो हमें पढ़ाई होने से भी आते हैं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से जितना आसान तरीका होता है ना, जो आप समझ सकते हैं, ताकि आप हंसते हुए पढ़ो और आपका जुड़ाव कहाँ से हो? गौर से। सीरियस करूँगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बिना हंसाए हुए पढ़ा रहे हैं 1 घंटा, थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद सब चीज़ें ऊपर से जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लगातार किसी चीज़ को वैसे नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप हंसते हुए, आपको ये भी पता ना चले कि हम 1 घंटे की क्लास में पढ़ रहे हैं, और वो सब चीज़ें आपको याद है।
चलो अब अगली सभ्यता पे चल रही है, और अगली सभ्यता का नाम ये। कौन सी सभ्यता है? आहड़ जो सभ्यता है ये वर्तमान कौन से जिले में है? उदयपुर। ठीक है। आहड़ नदी का दूसरा नाम है आयड़ नदी का बेड़च नदी। क्या नाम है? बेड़च। तो इसको एक नदी के किनारे पर है जिसका नाम क्या है? आयड़। और आयड़ का दूसरा नाम क्या है? बेड़च। इस नदी का समय आपको बताना है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के ठीक 1 वर्ष बाद, मैंने वहां पर जोड़े में समय बताया था 52-53 बताया था ना। इसके 1901 वर्ष बाद 53-54 इसकी खोज हुई। आहड़ की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम ये था। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज कर दी। अब दूसरा पैरलरी बता दो मुझे, कालीबंगा का उत्खनन कब हुआ था? 2 जोड़े में समय था। ठीक कैसे लिखा है बताया? 1961 से 66 तक बताया था ना। अब यहाँ पर देखो 1961 से लेकर 66 तक उत्खनन किसका? और उत्खनन करवाने वाले 2 व्यक्तियों के नाम देखिए, आरसी अग्रवाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था एचडी सांकलिया। तो आरसी अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल और हंसमुख धीरजलाल सांकलिया ने उत्खनन किसका करवाया? आहड़ का। जब आहड़ का उत्खनन करवाया गया तो इसको सबसे पहले देखिए उपनामों के बारे में, क्योंकि इसके उपनाम बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय भाषा में आहड़ का नाम रखा गया धूलकोट। क्या नाम रखा गया? धूलकोट। कोट शब्द को हटाओ, धूल। धूल का मतलब मिट्टी होता है ना, इसलिए मिट्टी का दूसरा नाम है रेत। क्या कहते हैं? रेत। इसलिए रेत का टीला, मिट्टी का टीला। तो नाम क्या रखा गया इसका? धूलकोट। दूसरा 11वीं शताब्दी के अंदर इसका नाम रखा गया आघाटपुर, और आघाटपुर से नाम रखा गया आहार दुर्ग। तो 11वीं शताब्दी में कौन कौन से नामों से जानी गई थी? आघाटपुर या आहार दुर्ग। और अब इसका सबसे अच्छा नाम देखिए, जहां पर जो चीज उत्पन्न होती है, उत्पन्न करने वाली होती है माँ। माँ को कहते हैं जननी। क्या कहते हैं? जननी। इसलिए ये जो स्थल है ये धातु युगीन है, और धातु युगीन में कौन से धातु का? तांबा, मतलब तांबा। ठीक है। सिंघाना जाते हो, ठीक है। सिंघाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है पोखर, है ना। पोखर का मतलब तांबा सामान्य होता है ना, लेकिन तांबे का उत्खनन करने के कारण उस स्थान का नाम ही क्या हो गया? पोखर रख दिया गया ना। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे का आयात करते थे, और तांबे का आयात करते थे गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। तो ये जो तांबा निकाला जाता है ना, ये यहाँ पर बहुत पहले से तांबा निकाला जा रहा है, ये ध्यान रखना। अब गणेश्वर सभ्यता के लोग यहाँ पर तांबे का उत्खनन करते थे ना। तो अब देखो गणेश्वर सभ्यता का नाम जो अभी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, उत्पन्न करने वाली माँ, और माँ को क्या कहते हैं? जननी। तो वहां से तांबा उत्पन्न हो रहा है, मतलब उत्खनन कर रहे हैं वो। अब दूसरा देखो, तांबे का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पर हुआ? आहड़ पे। बर्तन बनाने में, औजार बनाने में सबसे अधिक प्रयोग, और 99% तक शुद्ध तांबे का प्रयोग। अब शुद्ध तांबे का प्रयोग होने के कारण इसका नाम ये रखा गया। क्या नाम आया? ताम्रवती नगरी। अगर इन नगरी शब्द को हटा दिया जाए और ताम्रवती जननी तो गणेश्वर, और नगरी तो कौन सा है? आहड़।
अब काली गंगा के समान ही पढ़ाऊंगा मैं इसको। अब चलो एक चीज बताओ, स्थानीय भाषा में अनाज कहाँ रखते हैं? मुझे चुराना नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जहाँ अनाज रखते हैं घर में, उस स्थान का नाम बताइए। नहीं, टंकियों में रखते हैं, लेकिन जो अनाज रखने का स्थान है उसको गांव की भाषा में पहले क्या कहते हैं? मैं बताऊंगा जब तो आप बता दो। बुखारी कहते हैं। क्या कहते थे? ठीक है, लिखने की भाषा में देखते हैं। राजस्थान में जिस स्थान पर अनाज रखा जाता था, अनाज रखने का स्थान कहलाता था कोठी। क्या कहलाता था? कोठी। फिर गांव की भाषा में उसका नाम क्या किया गया? बुखारी। ऐसा स्थान जहां पर सूर्य की किरण ना जाए, ठीक है, जहां पर सीलन ना जाए, हवा ना जाए, तो वहां पर अनाज को आप लंबे समय तक रख सकते हो और वो खराब नहीं होगा। अब बुखारी बिल्कुल घर के अंदर सबसे अंधेरे वाला स्थान होता था, उसमें अनाज रखते थे। अब आजकल देखो, आपने इधर एक कमरा, उधर दूसरा कमरा, यहाँ छोटी सी रसोई बना दी, वहाँ लेट बाथ बना दी, पूरी को पैक कर दिया, तो क्या कहेंगे? क्या बना ली? कोठी। समझ में? पैक होना चाहिए, धूल मिट्टी ना आए, अंदर तो शेखर जलाकर रोशनी कर देंगे, वो बात नहीं है। इसलिए आजकल हम किस में रहते हैं? किस में रहते हैं? ठीक है। अब दूसरा अनाज रखने का स्थान क्या कहलाता है? कोठी। यहाँ पर आ जाओ। अंग्रेज कैसे थे? गोरे। शाबाश, ये तो बता। अनाज रखने के लिए बड़े मर्द भांड बनाए गए, कहाँ पर? मर्द भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, और उन बड़े मिट्टी के बर्तनों के नाम ये हैं, गोरे और कौर। जब आप कल्चर पढ़ोगे तो कल्चर पढ़ते समय आप एक दुर्ग पढ़ोगे, रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर के दुर्ग में दो बड़े अन्न भंडार थे। उन अन्न भंडारों के नाम थे जवरा भवरा। क्या नाम थे? तो जवरा भवरा अन्न भंडार कौन से दुर्ग में थे? रणथंभौर। गोरे और कोट बड़े मर्द भांड कहाँ पर थे? आहड़ सभ्यता में। अब देखिए, आहड़ से यूनान का एक देवता जिसका नाम क्या है? अपोलो, और यूनान के इस अपोलो देवता की तुलना भारत के एक देवता से करते हैं जो 3 आंखों वाले। कौन है? शिव। तो शिव के समान कौन सा देवता? अपोलो। और अपोलो के चित्रांकन वाली कैसी मुद्राएं प्राप्त हुई? आहत मुद्राओं को कैसे बनाया जाता है? गरम करके, थप्पा मारकर। इसलिए दूसरा नाम मोहर वाली। एक बात बताओ, जब मुक्केबाजी का गेम होता है तो इसको क्या कहते हैं? पंच। तो अब तो बता दो। पंच मार के। हाँ, नाम भी आप ही बताते हो, पर सीधे सीधे नहीं बताते। तो आहत मुद्राओं का दूसरा नाम क्या होता है? पंचमार। और वो कौन से देवता की? अपोलो। तो आप बैराट से किसकी? यूनानी राजा मिनांडर की आहत मुद्राएं। वो राजा था जबकि ये देवता है। अब क्वेश्चन बताओ, काली गंगा में भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया गया? धूप में सुखाई गई कच्ची, क्योंकि पकाते तो भट्टे में, ठीक है। अब धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से काली गंगा के समान भवनों का निर्माण कहाँ पर किया गया? ठीक है। तो यहाँ पर भी धूप में सुखाई गई कैसी ईंटें थी? कच्ची ईंटें। अब ध्यान दीजिए, काली गंगा में गेहूं और जौ का उत्पादन, कपास का उत्पादन, जवार और जौ का उत्पादन कहाँ पर हो रहा था? आहड़। तो जवार का उत्पादन कहाँ पर करते थे? आहड़। सामान्य भाषा में देखो, आजकल तो ये क्वेश्चन तो बता ही पड़े, क्योंकि आभूषणों की बात चल रही है।
आभूषण कौन बनाता है? कोई सकता है? सुनार आभूषण कौन सी कला पर बनाता है? कौन सी कला पर आभूषण बनते हैं? कला का नाम हस्तकला, क्योंकि आभूषण काम से तो बनते नहीं, किससे बनते हैं? हाथ से। और हाथ से बनाई गई कला को कहते हैं हस्तकला। क्या कहते हैं? तो आप तो बता, कला का नाम बताओ जिस पर आभूषण बनते हैं, वो कौन सी हस्तकला? मीनाकारी। सोना, चांदी और तांबा धातुओं के ऊपर की गई महीन नक्काशी को मीनाकारी कहते हैं। और सोना चांदी के क्या बनते हैं? आभूषण। अब आभूषण को कहाँ पर पहनते हैं? गले में, हाथों में पहनते हैं, कमर में पहनते हैं, पैरों में भी, कान में भी, सर में। वो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको अलग अलग बताऊंगा सब कुछ। लेकिन अब सामान्य देखिए, आभूषण का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? गले। आपने कभी कभार एक चीज देखी होगी, गले के अंदर मणियों की माला पहन लेते हैं, उन मणियों के अंदर छेद होते हैं, नुकसान हो गया सर? होते हैं ना? अब यहाँ पर देखो, मिट्टी के छेद वाले क्या तैयार किए जाते थे? अण, मतलब मणि। उनके अंदर धागा पिरोकर उनकी माला बनाई जाती थी, और उस माला का प्रयोग कहाँ पर करते थे? आहरण में किया जाता है। तो ये एक सभ्यता थी, जो कौन सी सभ्यता थी? आहरण सभ्यता। अब सीधा सा बताओ, इधर देखना मत, कहीं नाम पढ़ के बताओ। आहरण सभ्यता की खोज कब हुई? कालीबंगा के 1 साल बाद, 1953। एक पूछा जाए तो 53। ठीक है। खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास ने जिसकी खोज की थी, उसका उत्खनन कब हुआ? 1966। 2 व्यक्तियों ने करवाया, जब उत्खनन करवाया तो इसका 11वीं शताब्दी में नाम क्या रखा गया? आघाटपुर या आहारदुर्ग। स्थानीय भाषा में लोग इसको क्या कहते थे? धूलकोट। धूलकोट का मतलब रेत का टीला। और इसका नाम ताम्रवती नगरी क्यों रखा गया? तांबे का सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण नाम क्या रखा गया? ताम्रवती नगरी। भवनों का निर्माण किससे हुआ? कच्ची ईंटों से। कौन सी हाथ मुद्राएं प्राप्त हुई? अपोलो। यूनानी देवता अपोलो के चित्रांकन वाली आहत मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अनाज रखने के लिए कौन से मर्तबान? बोरे और कोट बनाए गए थे। जबकि राजस्थान में अनाज किसमें रखा जाता है? बुखारी में। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, बुखारी मत करना, वो तो सामान्य गांव का नाम था। क्या है? घर में आभूषण कहाँ रखते हैं? कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है, लेकिन सामान्यतः भाषा में पूछ रहा हूँ। तिजोरी में रखते हैं ना, इसलिए उस तिजोरी का नाम पहले बील था। ठीक है। मिट्टी की बनाई गई महल नुमा आकृति, किस नुमा? जिसमें महत्वपूर्ण और कीमती चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो जो आज की अब तिजोरी है, जिसमें कीमती चीजों को हम सुरक्षित रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन बता दोगे? ये है राजस्थान पुलिस का और एलडीसी का। मीनावाड़ी क्षेत्र में प्रचलित मटके का बड़ा रूप क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपने ऐसे ध्यान रखना, शब्दावली के प्रश्न थे, और शब्दावली का एक प्रश्न अनिवार्य आता है। चलो एक सभ्यता कल पढ़ा देंगे, लिखते हैं थोड़ा सा। सभ्यताओं को लिखना नहीं है या लिखा है? नहीं लिखा है सर, कुछ नहीं। ठीक है, टॉपिक डाल दो सभ्यता।
क्योंकि आज है ना, आज मैंने चारों के चारों क्लास मौखिक पढ़ा। हमें भी मौखिक पढ़ा दो। मौखिक पढ़ा है, 10-15 मिनट तक आप कह रहे हो कि मैं दिखवा देता हूँ। एक और सभ्यता खत्म हो जाती तो कल लिख देता सारी। सभ्यता डाल दिया ना। सबसे पहले लिखो नाम कालीबंगा। सभ्यताओं में नाम लिखना है कालीबंगा। कालीबंगा के आगे डैश करके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। खोज। खोज और खोज के आगे डैश करके 1952-53 एक होश। 1952-53 एक होश, अमलानंद घोष। पर आप एक होश ही नाम लिखो इसका, छोटा ही एक होश लिख दिया। नदी घग्गर। नदी घग्गर। घग्गर के आगे कोष्टक में लिखो प्राचीन सरस्वती। नदी घग्गर। घग्गर के आगे कोष्टक में प्राचीन सरस्वती। अर्थ कालीबंगा का अर्थ। अर्थ में डैश करके लिखो काले रंग की चूड़ियां। हो गया, काले रंग की चूड़ियां। चूड़ी कहाँ पहनी जाती है? हाथ में। हाथों में, कलाई में। हाँ, कलाई यहाँ से यहाँ तक का है, इसलिए चूड़ी कलाई में पहनी जाती है। शुक्र है काम नहीं बोला। हाँ। एक बात बताओ, चूड़ा पहना जाता है, चूड़े को बड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा? कड़ी। कड़ी पैर में है, ना पहनना है बाजू। बाजू बता दो, चूड़े को बड़ा कर दे क्या हो जाएगा? अरे सर ने नाम पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा कौन पहनते हैं। उसका नाम होगा चूड़ला। हाँ, ध्यान रखना। तो चूड़ला पहना जाता है कहाँ पर? नेक्स्ट। अर्थ क्या है इसका? उत्खनन करता। उत्खनन करता। उत्खनन करताओं में 1961 डैश करके 66। देखिए, बी लाल थापर। ए के बाद बी लाल थापर। हो गया। आप बीबी को बना दो बीबी। बी लाल थापर। हाँ, बी लाल थापर। ये पहले ने लिखा बीबी लाल थापर। बीबी लाल थापर लिख दिया। HD सांकलिया। HD सांकलिया। हो गया। इसी प्रकार लिखो, पहले और दूसरे चरण को, पहले और दूसरे चरण को प्रथम काल कहा गया। पहले और दूसरे चरण को प्रथम काल कहा गया, जो प्राक हड़प्पा युगीन था। प्राक हड़प्पा युगीन था। इस काल से विश्व के प्राचीनतम,
इस काल से विश्व के प्राचीनतम जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए। हाँ, दोहरा जुटा हुआ इसी को कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण। तीसरा, चौथा और पांचवा चरण कोष्टक में लिखो द्वितीय काल। द्वितीय काल, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण सिंधु सभ्यता के समकालीन था। सिंधु सभ्यता के समकालीन था। अब इसमें अवशेष लिखने हैं। हवन कुंड से, हवन कुंड की भस्म से, हवन कुंड की भस्म से हड्डियों का प्राप्त होना। हवन कुंड की भस्म से हड्डियों का प्राप्त होना पशु बलि की ओर, पशु बलि की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है। भूकंप, सॉरी, भवनों की नींव में दरार, भवनों की नींव में दरार से भूकंप के कारण, भूकंप के कारण विनाश के प्रमाण प्राप्त हुए। भूकंप के कारण विनाश के प्रमाण प्राप्त हुए। लकड़ी की नालियां, अब कोमा लगाकर लिखना, लकड़ी की नालियां फर्श में एल आकार की ईंटें, फर्श में एल आकार की ईंटें, ऊंट की हड्डियां, ऊंट की हड्डियां और शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए। और शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए। कालीबंगा के घरों से प्राप्त चूल्हे, घरों से प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर आकार के हैं। वर्तमान तंदूर आकार के हैं। और जब लाइन लिख दो ना तो लाइन की आगे कोष्टक में लिखना दो मुंह, दो मुंह के चूल्हे, दो मुंह के चूल्हे, क्योंकि सीधा प्रश्न इसी लैंग्वेज से आया हुआ है। नेक्स्ट है, धूप में सुखाई गई, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से भवनों का निर्माण होने के कारण
भवनों का निर्माण होने के कारण दीनहीन कोष्टक में गरीब, दीनहीन सभ्यता कहा गया। दीनहीन, हीन का मतलब नीच, दीनहीन सभ्यता कहा गया, कोष्टक में गरीब। इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी था। राजस्थान में सुनियोजित नगर के प्रमाण, सुनियोजित नगर के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए। गेहूं, जौ और कपास का उत्पादन होता था। सबसे अधिक बेलनाकार मुहरे, सबसे अधिक बेलनाकार मुहरे और इसके आगे कोष्टक में लिखो से, ले, ख और बड़ी अड़ी सेब खड़ी, क्योंकि मुहरे सेब खड़ी से बनाई गई। सबसे अधिक बेलनाकार मुहरे कालीबंगा से प्राप्त हुए। सेब खड़ी से इनका निर्माण किया गया। बस दो अक्षर और लिख दो नीचे। आयताकार और प्रत्येक समाधि के अवशेष, आयताकार और प्रत्येक समाधि के अवशेष, प्रत्येक समाधि के अवशेष। प्रत्येक जैसे ईसाइयों की कब्रें होती है, तो ईसाइयों में कब्र के ऊपर एक पत्थर लगाकर उसका नाम वगैरह, मरने की तारीख वगैरह और वो लिखते हैं, तो उसको प्रतीक कहते हैं। ये कब्र किसकी है उसका नाम लिखते हैं। हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह कब बनाते हैं? मांगलिक कार्य। गलत प्रश्न आया हुआ है, ये बता दो। साथिया कब बनाते हो? खुला उत्तर है, आज तक खूब साथिया बनाया होगा, तो मुझे ये बता दो कि साथिया कब बनाते हैं? केवल एक ही टाइम साथिया बनता है, हम उसको कभी भी बना देते हैं। कोई भी शुभ अवसर होता है ना, तभी केवल शिशु के जन्म का, और वो भी उस समय बनता है जब पुआ पूजन होता है, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग केवल सूर्य के लिए होता है, बाकी और किसी देवता के लिए नहीं है। और पुआ पूजन जब होता है ना, तो उसमें किसके दर्शन करवाए जाते हैं? सूर्य के। किसकी पूजा होती है? जल की। जल की, कुएं की नहीं होती है, जल की। और अब पुआ पूजन कब होता है? रात में। तो रात में सूर्य थोड़े दिखाई देता, तो बच्चे को चंद्रमा के दर्शन करवाते हैं, क्योंकि पुआ पूजन के बाद उस बच्चे को घर की देवी से बाहर निकाला जाता है, तब तक नहीं निकालते हैं। एक बार मैं नाम बोल रहा हूँ, आप फटाफट मुझे प्लीज बता दें। सीमा, मोनिका, मोनिका यादव, मोनिका शेखावत,
लचिता